और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि यह जापानी गलती थी। टोरा टोरा फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियां मना रहे अपने नीचे काम करने वालों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो। एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक था। फिर भी इसके कारण उसे जीतने की इंस्पिरेशन मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। हार जीतने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट और फार्मूला है। ये वो राज है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महान राज ये है कि हार जीतने की इंस्पिरेशन देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टार्केंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक टार्केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार उन्हें सिर्फ ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। फाइनेंशियल रूप से वे जीवन में बहुत ज्यादा सेफ गेम खेलते हैं और बहुत छोटे स्केल पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, पर वे बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो मेन कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए स्ट्रगल करती है, वो ये है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स, अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास सीडी, कम इनकम वाले बॉन्ड, फ्रांसिस म्यूचुअल फंड्स और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा कैश जमा होता है। ये एक सिक्योर और समझदारी से बनाया गया पोर्टफोलियो होता है, पर ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। ये उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद ये 70% पॉपुलेशन से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और ये डरावना है, क्योंकि पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है सेफ पोर्टफोलियो होना। ये किसी ऐसे आदमी के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सेफ्टी को पसंद करता है, पर सेफ गेम खेलने और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो तरीका नहीं है जिससे सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना गेम खेलते हैं। अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो फोकस्ड हो जाएं, बैलेंस नहीं। अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो शुरुआत में वे बैलेंस नहीं होते। बैलेंस लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए आपको पहले अनबैलेंस्ड होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रोग्रेस को देखें। थॉमस एडिसन बैलेंस्ड आदमी नहीं थे, वे फोकस्ड थे। बिल गेट्स भी बैलेंस नहीं थे, वे फोकस्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप फोकस्ड थे। जॉर्ज सोरोस फोकस्ड थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें फोकस्ड किया और जर्मन लाइन के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मेजेनॉट लाइन में अपने आर्मी को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर बनने की इच्छा है तो खुद को फोकस्ड कर लें। अपने बहुत से अंडों को सिर्फ कुछ बास्केट में रख लें, वो न करें जो गरीब और मिडिल क्लास लोग करते हैं। वे बहुत कम अंडों को बहुत से बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सेफ खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सेफ खेलें और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप रिस्क उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं बल्कि सेफ खेलें, पर इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा। पर अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, रैट रेस से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह फेलियर का सामना करूंगा? अगर नाकामयाबी से आपको जीतने की इंस्पिरेशन मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, पर सिर्फ शायद। अगर हार आपको कमजोर बना देती है या आप पर मेंटल प्रेशर डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है,
तो सेफ गेम ही खेलें, अपना जॉब करते रहें। बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, पर याद रखें कि इनमें भी रिस्क होता है, हालांकि ये ज्यादा सेफ होते हैं। मैं सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास और फ्रांट टार्केंटन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असेट वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। ये कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 5th क्लास का मैथ्स स्टूडेंट भी ये कर सकता है, पर असेट वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और हार झेलने की ताकत की जरूरत है। हारने वाले हार से बचते हैं, जबकि फेलियर हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमों को याद रखिए। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने अड्डे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, पर हम सबके अंदर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सन के आदमी दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और डाउट हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में डाउट होता है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, फलाना आदमी मुझसे बेहतर है। हमारे डाउट्स अक्सर हमें इनएक्टिव कर देते हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्ट करने के बाद इकोनॉमी धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा समय खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं। क्या होगा अगर घटनाएं मेरे प्लान के हिसाब से न हो। या हमारे कई ऐसे दोस्त या पहचान वाले भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनसे सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो, या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डाउट के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ने में नाकाम होते हैं, तो हम सेफ चीजों के साथ ही बने रहते हैं और मौके हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की वार्निंग को शोर कहते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर ये बाहर से आता है, अक्सर दोस्तों से, परिवार से, कलीग से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का एक्सपीरियंस बताते हैं, जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा पब्लिश किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद आज वे फाइनेंशियल रूप से आजाद होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की सेल बढ़ गई। वॉशिंगटन स्टेट में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्टोरेंट को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी नेशनल टीवी एड में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। एड फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की सेल भी। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दुनिया में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो ये चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में डाउट और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। 1992 में रिचर्ड नाम का मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वो स्टॉक्स और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत इम्प्रेस था। फिनिक्स रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे
और उसे बताया कि कैश फ्लो और कैपिटल बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम प्योर इन्वेस्टर्स हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की, जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत सिर्फ $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे ये बहुत फायदे का सौदा लगा। एक्साइटेड होकर उसने इसे खरीद लिया और बॉस्टन लौट गया। 2 हफ्ते बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तुरंत फोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि इस मुद्दे पर उसने अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने कहा था कि यह एक बुरा सौदा था, क्योंकि वो ज्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका दोस्त इन्वेस्टर है? रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी? तो रिचर्ड खुद को बचाने की कोशिश करने लगा और उसने बस यही कहा कि वो बस ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से हर महीने $1,000 रेंट मिल रहा था। सर्दियों के पीक सीजन में हर महीने $2,500 मिलने लगा, यानी कि $2,500। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वो शुरुआत में $5,000 चुका दे और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस शुरू हो जाता। आज भी वो कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं। बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और ये हम सबको इफेक्ट करता है। यही डाउट्स हमें ले डूबते हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट में अपने एसेट का कुछ हिस्सा रखता हूं। मैं अपने पैसे पर हर साल 16% कमाता हूं, जो कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से काफी ज्यादा है। ये सर्टिफिकेट रियल एस्टेट द्वारा सिक्योर्ड होते हैं और स्टेट के कानून द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, जो यकीनन ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है। वो भी काफी सेफ फॉर्मूला है। उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें कैश में नहीं बदला जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूं। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूं, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूं, तो वे मुझे बताते हैं कि ये रिस्की है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या इन्वेस्टमेंट मैगजीन से। उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं और वे दूसरे आदमी को जो ऐसा कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम इनकम की उम्मीद करता हूं वो 16% होती है, पर जिन लोगों के मन में डाउट होता है वे सिर्फ 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। डाउट बहुत महंगा साबित होता है। मेरा मानना है कि यही डाउट और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सेफ गेम खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने, सिर्फ आपके डाउट ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि रैट रेस से बाहर निकलना आसान है, इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, पर इन डाउट्स के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। डाउट करने वाले लोग कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था, डाउट और डर के कारण इंसान डाउट करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग सिर्फ बुराई करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं। ये उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने साफ साफ बताया कि क्रिटिसिज्म से दिमाग बंद जाता है, जबकि एनालिसिस से आंखें खुल जाती हैं। एनालिसिस के जरिए से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाले अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं देख पाते हैं। दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की एबिलिटी किसी भी तरह की सक्सेस की चाबी है। जो लोग पैसे की आजादी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक दमदार तरीका है। पर जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शक करने वाले लोगों के बहाने कहते थे।
ऐसे लोग जो सिर्फ बुराई करते हैं, एनालाइज नहीं करते, ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनके डाउट्स और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूं, आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं? वे ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रैट रेस से बाहर निकलने की आजादी के बारे में बात करता हूं और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे एनालाइज करने के बजाय बुराई करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता आपकी सक्सेस की चाबी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सक्सेस की चाबी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मैनेजर खोजना। अक्सर किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे डील्स के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता, इसे सक्सेस की चाबी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट को ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये विचार किया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस तेज किया जाए। जो लोग ये कहना जारी रखते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस पावरफुल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और इंसान पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। एनालिसिस करने के बजाय वे एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट के मीडियम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने दोस्त के साथ गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वो तमाम कारण बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। ये फिगर मुझे पहले पता नहीं थे, हालांकि मैंने मौजूदा ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने तुरंत एक नई ऑयल कंपनी की खोज कर दी जिसे उसके रियल वर्थ से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर्स इस नई कंपनी को लेकर अच्छा खासा एक्साइटेड हो गया और मैंने 65 सेंट पर शेयर के रेट पर 15,000 यानी कि 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत पर गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वो 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 पर शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। एनालिसिस करने के बजाय छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज्यादातर लोग ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में स्टॉप किस तरह काम करते हैं, तो ज्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है जो प्राइस गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता इस पर ध्यान फोकस करते हुए देखता हूं और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान फोकस करते हुए नहीं देखता हूं, तो मैं समझ लेता हूं कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं।
इसलिए वे अपनी अनचाही चीजों से बचते हैं, पर वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वो शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गों को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका बिजनेस चौपट हो गया और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर बस गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हां कहने पर पहले इस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी आदमी थे। अमीर डैडी हार्लेन सैंडर्स के बारे में कहा करते थे, जब भी आप डाउट में हो और थोड़े से डरे हुए हों तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर लें। कारण नंबर 3, आलस। बिजी लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और वीकेंड में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, पर उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय वो काम में ही बिजी रहा। निराश होकर वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी जॉब चली जाती है। आज मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपने हेल्थ की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे बिजी हैं और वे बिजी बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है। अंदर से वे खुद जानते हैं। असल में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे जॉब में या बच्चों के साथ बिजी नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में बिजी होते हैं, पर वे अंदर से जानते हैं कि वे किसी इंपॉर्टेंट चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहां आलस का मतलब है बिजी बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज्यादातर लोगों का पालन पोषण इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी मां कहा करती थी, लालची लोग बुरे होते हैं। पर हम में से हर एक अच्छी चीजें, नई चीजें, एक्साइटिंग चीजें हासिल करना चाहता है, तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए अक्सर माँ बाप इच्छा को गिल्ट से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरी मां की फेवरेट कहावत थी। या फिर तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरे डैडी की फेवरेट कहावत थी, तुम ऐसा सोचते हो कि जैसे हमारे पास बहुत सा पैसा है। क्या तुम ये सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, पर उन शब्दों में जो गुस्सा और गिल्ट का मिक्सचर था, उसका मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ। या इसके अपोजिट गिल्ट का जाल ये था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीदकर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह से दिवालिया है, पर वो अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा है, पर उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे पोस्ट में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है और वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस लाइन से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यही लाइन अक्सर सुनने को मिल जाया करती थी। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे ये कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं?
उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस लाइन से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं? इस लाइन से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये लाइन झूठी होती है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था कि ये जानती है और ये कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर एक्सरसाइज करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, पर मैं अभी थका हुआ हूं, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूं, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, ये सेफ नहीं है। मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह लाइन दुख से भरी हुई है। इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद डिप्रेशन पैदा हो जाता है। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं? इस लाइन से संभावनाओं, एक्साइटमेंट और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसीलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, पर वे ये जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। इस लाइन से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे ये कहते थे कि तुम इसे कैसे खरीद सकते हो। और ये हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें गोल को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें गोल को हासिल करने के प्रोसेस की नॉलेज दे रहे थे। मेरी समझ से आज प्रॉब्लम यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर गिल्ट से जुड़ रहे हैं। ये उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में यही थॉट मौजूद रहता है कि आपको ये नहीं मिल सकती, या आप इसे नहीं खरीद पाएंगे, या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने रैट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस रेस से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और आइडिया अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख, हम इसे नहीं खरीद सकते, या सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचो, या फिर तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में गिल्ट भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये WIIFM रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा मतलब है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? आदमी को बैठकर पूछना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी, सेक्सी और अट्रैक्टिव हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसके लिए तरक्की करती जा रही है, क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कभी किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको सिर्फ यही पूछना चाहिए, इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। पर बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। पर वो याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे, गिल्ट लालच से बुरा होता है, क्योंकि गिल्ट के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है
और मेरे लिए एलेनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में बुराई होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी बुराई होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारे एजुकेशन से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय में वो बहुत दुबला पतला और कमजोर सा था। दूसरे ने जोड़ा, हाँ मैंने भी ये सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है और वहां उसने एक्सरसाइज करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो ऐसे ही करता होगा। ग्रुप के डाउट करने वाले आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा, और इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिएं। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे एग्जाम्पल से सीखूं। अमीर डैडी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वो खास कारण है जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा तब भी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। आमतौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा, पर उन्हें अपने बिल का पेमेंट तो करना ही होता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स पे नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं सिर्फ खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, गवर्नमेंट को पैसे देने के पहले। पर तब क्या होगा जब आपके पास काफी पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, चाहे मेरे पास पैसा कम हो। मेरे लिए गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा असेट वाला कॉलम। और क्या गवर्नमेंट के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे न दूं तो, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले पैसा दो, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इंस्पिरेशन, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनके पैसे नहीं चुकाऊं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स? आपके बजाय आपके क्रेडिटर ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, मैंने क्लियर ऑप्शन चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसा देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे क्रेडिटर्स को पैसा देने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे इनकम के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी इंस्पिरेशन बन जाता है। मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण ही मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूं। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है? बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं,
ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया ये ऐड देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। ने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता। मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया ये ऐड देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है।
वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। 8वां चैप्टर बाधाओं को पार करना यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 9 यानी कि 9 शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, पर ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में कि मैंने किस तरह शुरू किया, मैं डे टू डे के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को बताना चाहता हूं। बड़े डील्स को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं, ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो अगर आप ठान लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के डील्स को खोजने के लिए हमारे में फाइनेंशियल टैलेंट होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। ये इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारे कल्चर ने हमारे अंदर ये संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस कल्चर ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो एनकरेज किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, पर हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपने फाइनेंशियल फेलियर के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो गवर्नमेंट या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, पर इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में एजुकेट होते हैं। मैसेज ये है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से वेस्टर्न सोसाइटी के 90% से ज्यादा लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 स्टेप्स दे सकता हूं। मैं आपको सिर्फ वही स्टेप्स बता रहा हूं जिन पर मैं चला हूं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के स्टेप्स बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 साल के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती। और मैं ये कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट बाजार में मैं बाहर जा सकता हूं और 4 या 5 प्रॉमिसिंग डील कर सकता हूं, जबकि एवरेज आदमी बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है, जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को डेवलप करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको आगे 10 स्टेप्स बता रहा हूं जो भगवान द्वारा दी गई ताकतों को डेवलप करने का प्रोसेस है। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे तो वे हां कहेंगे, पर फिर हकीकत हावी हो जाती है। ये सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी रुकावटें भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक यंग औरत से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम तैयार करने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने टेस्ट के रिजल्ट पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी सुपर ह्यूमन एम्बिशन और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूं और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूं। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते,
इनका तालमेल भी एक कारण या गोल हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो ये गहरी इमोशनल इच्छाओं और अरुचियों का कॉम्बिनेशन है। मैं कुछ की लिस्ट बताऊंगा, पहले तो अपनी अरुचियों की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी जॉब सिक्योरिटी और सबअर्ब में एक घर में एक एम्प्लॉय नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने बिजी रहते थे कि वो मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और गवर्नमेंट ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिस के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया घूमना चाहता हूं और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूं। मैं ऐसा अपनी ही जवानी में कर लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे छुपे हुए इमोशनल कारण हैं। आपके पास क्या कारण है? अगर वे बहुत ताकतवर नहीं हैं, तो रास्ते में आगे निकलने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, पर क्योंकि मेरे पास गहरे इमोशनल कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ चला हूं। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, पर इसमें मुझे 7 साल ज्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आजाद हो सका। और बीच में मुझे कई सीखने वाले एक्सपीरियंस मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, पर यह मुश्किल भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या गोल के जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है, तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन ऑप्शन चुनता हूं। चॉइस यानी चुनने की ताकत, ये मेन कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। फाइनेंशियल रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आ जाता है, तो ये हमारे हाथ में होता है कि भविष्य में अमीर, गरीब या मिडिल क्लास बनने का ऑप्शन चुने। हमारी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे यह फायदा मिला कि मुझे मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का ऑप्शन चुना और मैं जानता था कि मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि एसेट, रियल एसेट को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को एसेट वाला कॉलम विरासत में मिला था, पर उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी प्रॉपर्टी को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनकी देखरेख के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ज्यादातर लोग अमीर न बनने का ऑप्शन चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूं, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते या संभालती हैं। इन बातों के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बोलने वाले से 2 चीजें लूट लेते हैं। एक तो है समय, जो आपका सबसे कीमती एसेट है, और दूसरा एजुकेशन। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए। पर यह ऑप्शन हम हर रोज चुनते हैं। यह ऑप्शन कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपने एजुकेशन के साथ हर दिन क्या करते हैं, यही ऑप्शन चुनने की ताकत है, यानी पावर ऑफ चॉइस। हम सभी के पास चॉइस होती है। मैं अमीर बनने का ऑप्शन चुनता हूं और मैं ये चॉइस रोज करता हूं। पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। असल में आपके पास जो इकलौती असल एसेट है, वो है आपका दिमाग, जो आपका सबसे पावरफुल टूल है। जैसा मैंने चॉइस की ताकत के बारे में कहा है, थोड़े बड़े हो जाने के बाद
हम में से हर एक के पास ये चॉइस मौजूद होती है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन एमटीवी देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की तलाश में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में भी जा सकते हैं। चॉइस आपकी होती है। ज्यादातर लोग बस इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पर इसके पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए जरा भी पैसे खर्च नहीं करते। मेरी एक दोस्त है जो कि एक अमीर औरत है। अभी हाल ही में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और वीसीआर ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दें, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग बिजनेस पर किताबें या फिर इन्वेस्टमेंट टेप खरीदते हैं। अब मैं क्या करता हूं? मैं सेमिनार में जाता हूं। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूं जो कम से कम 2 दिन लंबे हों, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में पूरी तरह से डूब जाना चाहता हूं। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक आदमी मेरे घर आया। वो 3 दिन के सेमिनार का ऐड कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की टीचिंग मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वो एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम ऐसे 2 सेमिनारों में जाता हूं। मैं ऑडियो टेप भी पसंद करता हूं, कारण कि मैं उन्हें तुरंत पीछे यानी कि रिवाइंड कर सकता हूं। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं पूरी तरह से असहमत था। हठी और क्रिटिकल यानी कि जिद्दी और क्रिटिकल होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के पीस को, ऑडियो पीस को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। पर अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। ये जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस की गहराई में मुझे बहुत ज्यादा गहराई और सीख मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं और मेरे पास उसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक आइडिया होने के बजाय 2 आइडिया होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का एक तरीका और जिसे जानना वैल्यूएबल है। आज मैं अक्सर कहता हूं कि पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफे या जॉर्ज सोरोस। मेरे पास उनके मेंटल स्ट्रेंथ तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ूं। जिद्दी या क्रिटिकल लोग अक्सर कम सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, जो रिस्क उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग किताबें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या जरूरत है? वे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोग होते हैं जिनके सामने अगर कोई ऐसा नया विचार आ जाए जो उनके सोचने के तरीके से अलग होता है तो वे बहस करने लगते हैं। इस प्रोसेस में उनकी सो कॉल्ड बुद्धि उनकी जिद के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, पर उनकी बैलेंस शीट अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो इंसान असल में बुद्धिमान होता है वो नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों और पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में लॉन्ग टर्म नजरिया रखता हूं। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूं, शेयर बेच सकता हूं, पर मैं एजुकेशन के मामले में दूर की सोच रखता हूं। अगर आप एक एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं तो मैं पहले आपको इसे सीखने की सलाह देना चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा शॉक्ड रह जाता हूं जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं पर अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि उनका दिमाग है।
सिर्फ 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन जाते। नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से मैं नहीं चुनता हूं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, पर मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनकी नॉलेज पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। पर मैं आपको एक फर्क बताना चाहूंगा। मैंने ये पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस टॉपिक में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो फाइनेंशियल दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खता या बेईमानी होता है। इसीलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही एक्सपीरियंस बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह से किया है, पर वे उनसे 2 में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए, कर्ज या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूं, पर वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर इन्वेस्टमेंट की, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग नेगेटिव विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन देने वाले सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का एक पैनल होता है। एक एक्सपर्ट यह कहेगा कि मार्केट धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि मार्केट में उछाल आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे और अपने दिमाग को खुला रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या इन्वेस्टमेंट से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं गवर्नमेंट से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक आर्टिकल भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्यों रिस्की था। मैं सालों से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूं, और वह भी 6% इंटरेस्ट ही ले रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि दौलत बनाने में सबसे मुश्किल चीज यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। मार्केट में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है, और इसीलिए हलाल हो जाती है। अगर फ्रंट पेज पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है, तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए डील की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो पॉपुलर नहीं है, वो खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक इन्वेस्टर उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलती है, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार इन्वेस्टर उस समय शेयर खरीदते हैं जब वो पॉपुलर नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय प्रॉफिट कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल और इलीगल दोनों तरह की होती है, पर किसी भी तरह से देखें
ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी इंफॉर्मेशन रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन की बेसिस पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे इल्लीगल तरीके से करें,